हाँ, नमस्कार। आज हम लोग पुनः यूपीएससी की चर्चा करेंगे। आप लोगों को मेरी एक सलाह है, यह है कि कभी आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी आप हताश न होइए और आप जितनी उत्साह के साथ, जितनी प्रसन्नता के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उतने ही आप जो है कॉन्फिडेंट रहेंगे। बहुत कितने घंटे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, इन सब चीज़ों को आप निकाल दीजिए। आप कोई चीज़ क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, इसी पर आपको कंसंट्रेशन करना है। एक बार आपने कोई चीज ठीक से पढ़ लिया तो उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको मनन करने की जरूरत पड़ेगी, समझने की जरूरत पड़ेगी और कैसे प्रेजेंटेशन करना है जरूरत पड़ेगी। दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और समझने, मनन करने, विचार करने में उतना समय नहीं लगना है जितना आपको पढ़ने में समय लगना है। आपने एक बार पढ़ लिया, कभी कभी होता है कि हम पढ़े हैं आज से 10 साल पहले, आज हमारे समझ में आया कि हमने पढ़ा क्या था। यही स्थितियां हमेशा आती हैं कि आप कभी भी जो है, ये न मान चलिए कोई एग्जाम बहुत टफ होता है। हम लोगों के समय में फिलासफी के प्रोफेसर रहते थे जो एग्जाम में भी अपीयर होते थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एच.एस. उपाध्याय सर थे, वो भी यूपीएससी का एग्जाम देते थे। लेकिन फिलासफी पेपर के प्रोफेसर होते हुए भी जो है, उनके स्टूडेंट ज्यादा अंक पाते थे, वो उतना अंक नहीं पाते थे। वो कभी फिलासफी में नंबर नहीं पाया उन्होंने इस एग्जामिनेशन में। यूपीपीएससी का भी दिया, यूपीएससी का भी दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि ब्रिलियंसी और आपका ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनर की लाइक डिसलाइक, ये किसी की जो है, मतलब ये नहीं है कि कोई किसी कैटेगरी की व्यक्ति का उस पर कब्जा है या कोई इसी तरह के आदमी इस तरह सोच सकते हैं। एक बार सिलेक्टेड आदमी ही जो है, उसको भी वही दोबारा संघर्ष करना पड़ता है जो एक बार अगर मेरिट में आकर सिलेक्शन ले भी लिया। क्योंकि आपको हमेशा कंपटीशन में आप हमेशा अव्वल नहीं रह सकते। आप अप डाउन होगा। अगर आपकी मेरिट अच्छी है, आपकी पकड़ अच्छी है, आपकी पकड़ के बाद आपकी पहुंच अच्छी है, तो आप उन विषयों पर तो आप कभी भी जो है एक एवरेज से ज्यादा आप जो है कभी भी उससे डाउनग्रेड नहीं जाएंगे। और हमारा ये मानना है कि भाग्य के भरोसे अपने आप को छोड़ना ठीक नहीं है। हमने भी कंपटीशन दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी हमें मान के चलते हैं कि भाग्य से कुछ नहीं है। भाग्य आपको ग्रेडेशन में अप डाउन कर सकता है। आप आईपीएस नहीं पाए, आईआरएस पाए, आप इंडियन पोस्टल सर्विस पाए। इतना हो सकता है कि आप संतुलित परफॉर्मेंस में कोई कमी कहीं रह गई, आपका इंटरव्यू पोर्शन, एससी पोर्शन, जीएस पोर्शन, कहीं भी आपका एक डाउनग्रेड हुआ तो आपका संतुलित परफॉर्मेंस डाउनग्रेड चला जाता है, तो आपके ग्रेडेशन में आप डाउन चले जाओगे। और ज्यादा आपका अगर असंतुलन बिगड़ा परफॉर्मेंस में तो हो सकता है कि आपको काल भी न लगे। कंपटीशन में कोई फेल पास नहीं होता है। कंपटीशन में असंतुलित परफॉर्मेंस आपको बाहर कर देगी, संतुलित परफॉर्मेंस आपको स्टैंड करेगी, आपको अपग्रेड करेगी। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेपर में आप एवरेज से कम नंबर न पाएंगे।
आपको हमेशा, अगर आप एक कॉमन सेंस हमेशा अप्लाई करेंगे, हमेशा आप लिखने की कला आपको मालूम है, किसी न किसी प्रश्न का आप उत्तर जो है बना के लिखने की कला मालूम है, तो आप कभी भी बहुत डाउनग्रेड नहीं जाएंगे। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आप बना कर लिख सकते हैं, कुछ ऑप्शन पेपर हैं जहां आपकी अपनी जो है सब्जेक्टिविटी, अपना आपका निजी व्यू आपका काम करेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां बहुत फैक्चुअल होता है, साइंस के हुए सब्जेक्ट, आर्ट्स में जियोग्राफी वगैरह हुआ, इन सब में बहुत फैक्चुअल चलेगा। लेकिन जितने लिटरेरी सब्जेक्ट हैं वहां पर आपके चांसेस हैं, आपके आप अपने आप को डेवलप करके उसको ज़्यादा अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इसीलिए यूपीएससी में ऐसे विषय ज़्यादा चल रहे हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, फिलॉसफी भी चल रही है, जहां पर आप कभी भी पढ़कर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जहां फैक्चुअल कम है, आपकी विचारात्मक, आपका जो ग्रेविटी है वो आपको आगे बढ़ा सकता है। उन सब पेपरों में पहले नंबर पर आया एसए 250 नंबर का, 250 नंबर का। दूसरे पर आया एथिक्स 250 नंबर का। तीसरे पर आया इंटरव्यू 275 नंबर का। और आपका एक ऑप्शन, जो आपका एक ऑप्शनल पेपर है, वैकल्पिक विषय, अगर आपने कला संवर्ग से विषय लिया है तो आपके पास एक चांस रहते हैं कि आप किसी भी तरह से आप प्रश्न के आंसर को आप रिप्लाई कर ले जाएंगे, बना के लिख जाएंगे। आपको इतना अध्ययन होना चाहिए, इतनी स्टडी किए हों कि आप आंसर आप बनाकर लिख सकें। कोई भी आंसर आपको पता नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या आएगा, लेकिन आपने उस चैप्टर को पढ़ा है, आप आंसर लिख देंगे। इन सब विषयों में मैं एग्जाम्पल इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि पता नहीं आपके कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैं 2-3 सब्जेक्ट का मैं दृष्टांत दे रहा हूं कि आपको कैसे, न भी आपको कम भी पता है, आपको उसका, आपने उस चैप्टर का स्ट्रक्चरल स्टडी किया है तो आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आया, हिस्ट्री में आया, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े भी क्वेश्चन आते हैं, रिप्लाई करना है। आया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों ने तब लड़ा जब उनकी स्थिति बहुत कमजोर थी। अब आपने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने पढ़ाया, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाया, देखा, आपको हमने बताया कैसे क्या है। अब आपको खुद स्टडी करनी है कि इसका आंसर कैसे लिखना है। आपने पढ़ा है कि मैसूर के साथ कितने, मैसूर के राजा के साथ, हैदर अली के साथ कौन कौन सी शक्तियां थी, अंग्रेजों के साथ कौन कौन शक्तियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उनकी बैकग्राउंड क्या थी, पोजीशन क्या थी उस समय, मतलब 1760 के आसपास, 70 के दशक में, 1760 से 1770 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी किस पोजीशन में थी साउथ में, कौन कौन शक्तियां उनके साथ थी, कौन कौन शक्तियां जो है मैसूर के साथ थी, कैसी स्थिति क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बेसिक पोजीशन क्या थी। आपको बनाकर मुश्किल से 100 शब्दों में आंसर लिखना रहेगा। इसी तरह के हिस्ट्री में भी आंसर आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो कि एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने ये निर्णय नहीं किया कि दिल्ली पर सत्ता कौन करेगा, आप ही तो ये निर्णय कर दिया कि दिल्ली पर कौन शासन नहीं करेगा। कोई बहुत, मतलब क्वेश्चन देखने से बड़ा डरावना लगता है, लेकिन जब आप बेसिक स्ट्रक्चर उसका अध्ययन किए रहेंगे उस दौरान का, तो बहुत आसान है, कोई कोई समस्या नहीं है। उधर प्लास्टिक की बक्सर की लड़ाई हो रही है, आप देख रहे हैं शक्तियां कौन कौन उभर रही हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे हार रहे हैं, अब्दाली बाहर जा रहा है, मुगल बादशाह जो है दरबदर हो जा रहा है, पूरी सख्त शून्यता की स्थिति बनी हुई है। आपको आंसर बना के लिखना है, कोई जो है कठिन चीज नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा आप रिप्लाई ठीक ठाक कर दीजिए तो मेरा विश्वास है कि आपका
आपको अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है। तो इसी तरह से आपको लिटरेचर में भी अगर पढ़ना रहेगा, लिटरेचर के भी क्वेश्चन रहेंगे। आप हर चैप्टर का एक कॉमन आंसर बनाए रखिए, वो चाहे गोदान उपन्यास हो, चाहे सूर कबीर तुलसी है और आषाढ़ का एक दिन नाटक हो, चाहे जो भी हो, एक आपका एक कंप्लीट आंसर आपको 1 पेज 2 पेज में आप समझे रहिए। एक ऐसा आंसर बना के चलिए जैसे गोदान पर है। गोदान कृषक जीवन की ट्रेजेडी है, एक महाकाव्य है। वो वर्गीय प्रतिनिधित्व की एक गाथा है। जो भी आपको है एक कॉमन आंसर बनाइए जिसमें सारी चीजें हों, सारे करेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी को, मेन स्ट्रीम क्या है, और उस स्ट्रीम में 1936 के आसपास के स्ट्रीम में लेखक का टारगेट क्या है पहुंचना, कैसे जो है उपन्यास की मुख्य स्ट्रीम चलती है। आप चाहे जैसे भी आंसर आएगा आप लेंगे। इस तरह से अगर लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आपको कभी भी जो है 500 में 200 225 से कम नहीं मिलेंगे, आप आराम से पा जाएंगे। आपको एलाइड भर जो है सिविल सर्विस में एलाइड तक सिलेक्शन देने के लिए आपको एक कॉमन अध्ययन कर लेंगे, थोड़ा सा स्टडी कर देंगे तो आप अपग्रेड हो जाओगे। और आपका जो है एशिया की अच्छी पकड़ हो, एथिक्स की अच्छी पकड़ हो, पढ़े रहेंगे। ये सब बहुत जो है आपके वैचारिक प्रश्न हैं रहेंगे इसमें, और आप आंसर अच्छा दे सकते हैं। और मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपकी बहुत जबरदस्त अध्ययन होनी चाहिए। उससे आपके प्री के कभी भी आपको टेंशन नहीं रहेगा। मेंस में आपको जीएस सेकंड पेपर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर हमेशा मजबूत रहेंगे। तो हम इस संदर्भ से चलते हुए, इन संदर्भों से चलते हुए हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे अपने आप को लिटरेरी बनाया जाए, कैसे ऐसे के लिए इंटरव्यू के लिए मटेरियल अपने माइंड में सेटअप किया जाए। उसके लिए हम कुछ विषयों पर, कुछ चैप्टर पर हम एक जनरल स्टडीज की तरह अध्ययन किए रहे। जितने भी तरह के आपको, जितने भी लैंग्वेज के आपको उपन्यास मिले, नाटक मिले, इंग्लिश लिटरेचर का, हिंदी लिटरेचर का, संस्कृत लिटरेचर का, बंगाली लिटरेचर का, आप पढ़े रहिए, आप उसको समझे रहिए, थोड़ा बहुत इन नटशल में लिखे रहिए। ये आपको हमेशा मटेरियल देंगे ऐसे लिखने में, आपके व्यक्तित्व का विकास करने में, आपको इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट करने में। इन सब संदर्भों से निकलते हुए हमने ये प्रयास किया कि आपको छोटे छोटे 2-4 उपन्यास, 2-4 नाटक, कहानियों को संदर्भ देते हुए बताएं कि कैसे जो है, कैसे थॉट डेवलप होता है। आप लेखक के मन, लेखक के विचारों में आप खड़े होकर ही उसकी रचना को समझ सकते हैं। वैसे पढ़ेंगे आपको कभी जो है लगेगा कि एक छोटी सी कहानी है। एक कहानी शुरू होती है, ईदगाह। एक छोटा बच्चा है, उसकी माता पिता मर गए हैं, एक्सपायर कर गए हैं, दादी के सहारे रहता है। दादी किसी तरह से उसको कुछ पैसे देती है, जाता है मेला देखने, वहाँ सब कुछ देखता है, उसके दोस्त सब कुछ सामान खरीदते हैं, बच्चे जो खरीदते हैं बैलून वगैरह और सब जो खेलने के सामान, ये सब खरीदने के बाद वो बच्चा जो है वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है। कहानी खत्म हो जाती है। एक साधारण तौर पर एक आपको कहानी लगेगा कि एक संक्षिप्त कहानी है, लेकिन आप एक गहरे में लेखक के साथ अगर आप डीप में जाते हैं तो देखेंगे कहानी कैसे जो है, कैसे एक छोटे बच्चे में कहानी में कहानीकार ने उस करेक्टर में कितनी मेच्योरिटी दे दिया है, कितनी मेच्योरिटी भर दिया है, कहानी कितनी वजनदार हो गई। एक
एक बच्चे के एक बाल मनोविज्ञान के हिसाब से एक बच्चे का जो आकर्षण होता है वो किसी मेले में जो भी मिठाइयाँ होती हैं उस पर आकर्षित होते हैं, बैलून की तरफ और खेल के सामान, छोटे छोटे खेल के सामान, चटपटे खाना, इन सब चीज़ों पर बच्चों का आकर्षण होता है। एक शिशुगत एक साइकोलॉजी है कि आकर्षित होते हैं। उस करेक्टर में मुंशी प्रेमचंद ने इतनी गंभीरता भर दी, इतनी गंभीरता भर दी, वो एक तरह से प्रीमेच्योरिटी दे दिया करेक्टर में कि वो इतना बड़ा त्याग इन सब चीज़ों से अपने आप को एवॉइड करता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाता है और लोहे की दुकान पर वो चिमटा खरीद के लाता है। लेखक के मन में देखिए कि लेखक मतलब कितना त्याग करा रहा है कैरेक्टर से, और जो है और वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है क्योंकि उसको याद आता है कि दादी रोटियां बनाती थी तो उसके हाथ जल जाया करते थे। एक कहानी के अंत में जब दिखाया गया कि सबके सामान टूट जाते हैं, जितने उनके दोस्त बच्चे गए हैं, केवल इसका चिमटा है, एक करेक्टर को एक मतलब जस्टिफाई करने के लिए एक दिखाई देने वाला जो जस्टिफिकेशन है वो दिखाई देता है। लेकिन इसके वास्तव में उसका जो है इंटरनल सेटिस्फेक्शन ये है, इंटरनल जस्टिफिकेशन ये है कि कैसे जो है बच्चे में एक शिशुगत मानसिकता में कैसे इतनी मेच्योर करेक्टर को मेच्योर करेक्टर का सृजन हो रहा है। बच्चा चिमटा लेके वापस होता है, उसकी दादी देखती है कि तो हाथ में चिमटा है, थोड़ा गुस्साई कहा तुमने कुछ खाया पिया नहीं, तुमने कुछ लिया नहीं। कहा कि दादी तुम्हारे हाथ जल जाया करते थे इसलिए हमने चिमटा लिया। वो गले लगा लेती है उस बच्चे को, कहती है मेरे बच्चे ने कितना अपने आप को पीड़ा पहुंचाई है, कितना अपने मन को मारा होगा, कितना इसका मन महसूस कर जो है इस मेले के सामान को इवाइट किया है और अपनी दादी के लिए इसने जो है चिमटा लाया, कितना अपने आप कितना त्याग किया इस बच्चे ने, कितने इस अपार कष्ट को इसने जो है सहा है। मतलब आपको कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आप उसकी तह में जाएंगे पढ़ने, और एक ऑर्डिनरी आदमी उसको एक ऑर्डिनरी इवेंट के रूप में पढ़ेगा, लेकिन एक प्रतियोगी छात्र एक कंपटीटर उसको दूसरी दृष्टि से पढ़ेगा। तो कंपटीशन स्टडी के आगे का नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन। स्टडी तो आप एकेडमिक कक्षाओं के दौरान करते ही, प्रिपरेशन में आप हर पहलू को टच करते हैं, उसकी प्रासंगिकता देखते हैं। इस तरह से हमने एक और कहानी के एक और नाटक के बारे में आज चर्चा करना चाहता हूं। वो है शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस आप लोगों ने सभी लोगों ने एकेडमिक पढ़ा है। कहानी आप सतही तौर पर 10 मिनट में आप कहानी उसको जो है कंप्लीट हो जाएगा। कहानी में दिखने में कुछ दिखाई नहीं देगा, जो ना दिख रही है उसी को देखने का प्रयास में आप निचोड़ होते जाएंगे और आपका दृष्टि, आपका विजन एक दिन बदल जाएगा। किसी विषयों को आप किस तरह देख रहे हैं इसका लगातार आप रिपीटेड अटेम्प्ट से आपके अंदर मेच्योरिटी आती जाएगी। नाटक की शुरुआत एंटेनियो नामक एक युवा व्यापारी से शुरू होती है।
जिसका हाल में जहाज डूबने से उसकी सारी संपत्ति खो जाती है। उसका मानना है कि अगर उसे कुछ ऋण मिल जाए तो उसे नए उद्योगों में निवेश करके वो पुनः खड़ा हो सकता है। इस ऋण के लिए वो एक और पात्र है, साइला। कुल मिलाकर इस नाटक में 4 पात्र, बेसिक पात्र हैं, जिसमें एंटेनियो, साइलाक, पोर्टिया और बेसिनियो। इस नाटक में दिखाया गया है कि मतलब सूदखोरी, ब्याजखोरी और जो है ऋण के साथ इस सब जो सप्लीमेंट जुड़े हुए हैं वो उसके साथ, मानवता के साथ जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, नाटक में इस विषय को टच करने का प्रयास किया गया। एक और चीज नाटक में दिखाने का प्रयास किया गया है, ज्यादा उसको हाईलाइट करने का प्रयास किया गया है कि जो ब्याज, सूदखोरी और ऋण दिखाया गया कि जो क्रिश्चियन हैं वो ऋण में पर सूद और ब्याज नहीं लेते हैं, लेकिन साइलाक जैसे यहूदी जो है भारी ब्याज पर कर्ज देते हैं। यहूदी करेक्टर को ज्यादा डिफेम, ज्यादा डाउनग्रेड सतही तौर पर दिखाई देता है, लेकिन एक स्कॉलर के रूप में आपको लेखक के मन मस्तिष्क में बैठकर नाटक को पढ़ना है। साइलाक को उसका बैकग्राउंड देखना है। साइलाक को धर्म के नाम पर, उसके करेक्टर को धर्म के एंगल से ज्यादा देखने का प्रयास किया गया है, और उस करेक्टर में जो कमियां हैं उसको उसके धर्म से जोड़कर देखने का प्रयास किया गया है, और ज्यादा उसको इंसल्ट किया जाता है, पब्लिकली इंसल्ट किया जाता है उस करेक्टर को, जिसका रिवेंज, जिसकी प्रतिक्रिया नाटक का मुख्य क्रिया व्यापार है। मेन स्ट्रीम वही चलती है कि कैसे जो है साइलाक के जो ऋण देने और शर्तें शर्तें जो हैं उसके प्रति कितना वो रिजिड और कितना अमानवीय हो जाता है। यद्यपि इसके पीछे दिखाया गया है कि एंटी क्रिश्चियन उसका जो है व्यक्तित्व है। एंटेनियो बताते हैं कि उससे नफरत करता है, और जब एंटेनियो की पोजीशन खराब होती है व्यापार क्षेत्र में तो साइलाक से ऋण लेता है, और ऋण की शर्त थी 3,000 ऋण लेता है, 3,000 ड्यूकट 3 माह में वापस कर देगा, एक बॉन्ड होता है।
अगर वापस नहीं करेगा तो साइलाक को एक अधिकार होगा कि वो ऋण लेने वाले के शरीर से 1 पाउंड मांस काट लेगा। एक तरह से उस समय उस व्यापार का एक कभी भाग ये नहीं था, केवल ऋण पर ब्याज ही लिया जाता था, सूदखोरी थी बस। लेकिन चूंकि वो धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया और उसके ऊपर थूका गया, तो उसको जब मौका मिला तो उसने एक ऐसी शर्त रखी, मतलब जिससे कि अपने अपमान का बदला ले सके, क्योंकि वो जानता है कि ये पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसकी जो हम्म, गिरती स्थिति है, अपने आप को उठा नहीं पाएगा, और निश्चित रूप से कल अगर ये पैसा लौटा नहीं पाया तो मैं इससे अपना बदला ले सकता हूँ। और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उसने जो है एक शर्त रखी, नाटक में दिखाया गया है, शर्त रखी। एक दूसरी स्टोरी और चलती है पोर्टिया की। पोर्टिया बेलमोंट की एक धनी उत्तराधिकारी थी। उसके फादर बहुत अमीर आदमी थे। उसने एक वसीयत लिख छोड़ी थी कि मेरी बेटी से वही शादी करेगा और वही संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा जो एक उसके द्वारा ये दिए गए एक इंटेलिजेंसिया गेम में पार्टिसिपेट करेगा और जीत जाएगा, वही मेरी बेटी का हाथ थामेगा। एक कहानी वहां चलती है, एक पिता के अपनी पुत्री के प्रति, उसके भविष्य के प्रति उसकी एक जागरूकता, उसकी एक 200 साल 400 साल बाद की जागरूकता दिखाई देती है। एक पिता अपनी पुत्री के बारे में कितना आगे तक सोच सकता है। यद्यप उसकी पुत्री पोर्टिया एक कहती है कि मेरे पिता जो निर्णय ले लेंगे वही हम दोनों मानेंगे, कोई भले ही कोई प्रतियोगिता जीत जाए तो मेरी भी एक इंडिपेंडेंस, मेरी भी जो है एक अस्तित्व है, मैं निर्णय लूंगी अपने जीवन साथी का। इस विषय पर नाटक में बहुत डिबेट दिखाया गया है। उस डिबेट में दिखाने का प्रयास किया गया है कि पिता क्या सोचकर, अगर कुछ सोचकर ही पिता ने एक शर्त बनाई होगी, उस शर्त को फॉलो करने में ही एक बेटी का फ्यूचर निहित है, उसको फॉलो करना चाहिए। एक उसकी एक शर्त थी कि 3 जो है बक्से, 3 संदूक जो है, बक्से जो है रखे जाने थे इस पोर्टिया की शादी के, जो स्वयंवर, एक तरह से जो हम अपनी हिंदी बेल्ट में स्वयंवर कहते हैं, उसमें 3 बॉक्स थे। एक सोने के कलर का, एक चांदी सिल्वर के कलर का, एक शीशे का। उसमें से एक चुनना था और जो सटीक चुनाव होगा उस चुनाव में इंटरनल उसमें पोर्ट्रेट जो है उसका जो पोर्टिया का एक उसमें चित्र, एक पोर्ट्रेट जो है साइलेंटली जो है, जो छिपा हुआ है उस बॉक्स में दिखाई देगा अगर आप जब चूज कर लेंगे तो। और जो चूज कर लेगा जिसमें पोर्टिया की फोटो मिलेगी, पोर्टिया उसी से शादी करेगी। इस प्रेम की परीक्षा में कई राजकुमार विदेशों से आए और भाग लिए। जो
एंटेनियो का दोस्त था वैसेनियो। वो सोचता है कि अगर हम कंपटीशन में जीत गए तो जो हमारा मित्र है एंटेनियो, वो जो कर्ज के कॉन्सिक्वेंसेज को फेस कर रहा है, उसकी हम मदद कर सकते हैं। और चूंकि बोटिया एक धनी स्त्री है, सुंदर है, सबसे सुंदर स्त्रियों में एक है, बुद्धिमान है, लेकिन नाटक में मेन उद्देश्य प्रेम कम एक तरह से हर चीज जो है एक व्यापार की निगाह से देखा गया है। हर जगह व्यापार ही दिखाई देता है। तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इस भूमि पर आपको हर चीज, चाहे वो लव हो, चाहे जो है सेक्रीफाइस हो, चाहे आपके इमोशन हो, सब जो है ट्रेड से फॉलोड है, सब व्यापार से और धन से फॉलो करते हैं। तो तीन जो है आए हैं, थ्री बॉक्स। फर्स्ट filled with gold, second filled with the silver, third filled with the lead. Each box has an inscription. सारे बॉक्स का एक अपना एक लिटरेचर है, लिखा हुआ है उसमें। पहले बॉक्स में लिखा हुआ है कि द गोल्ड बॉक्स सेज दैट हु चूज मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिजायर। जो अधिकांश आदमी इच्छा रखते हैं सब चीज पाएंगे अगर कोई गोल्ड को चुनेगा, जो मुझे चुनेगा। सेकंड सिल्वर बॉक्स से हु चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजायर्स। फर्स्ट में है डिजायर्स, सेकंड में है एज मच एज ही डिजायर्स। थर्ड लीड बॉक्स से हु चूज मी मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल द हैथ। ओनली वन चेस्ट हैज ए पिक्चर ऑफ पोर्टिया। Prince of Morocco had chosen the gold chest, who is telling him that all the glitters is not gold. जो मोरक्को के प्रिंस ने जो चुना, उसका निष्कर्ष में यही आया कि जो है उसमें चूंकि पोर्टिया की जो है फोटो नहीं मिली, तो कहा कि मतलब एक निष्कर्ष ये निकाला कि मतलब हर चमकती हुई चीजें जो है सोना नहीं होती हैं, और माइंड शुड अप्लाई। पैमा फेसाई जो आपको प्रतीत होने वाली चीजों पर आपको तुरंत आकर्षित नहीं होना चाहिए, आपको उसके डीप में जाना चाहिए। जो भी दुनिया की प्रातभाषिक सत्ता है, उसके पीछे भी एक अस्थाई सत्ता है, आपको वहीं कंसंट्रेट रहना है। प्रिंस ऑफ एरोगॉन चूज सिल्वर चेस्ट which contains a picture of fool. Same conclusion. Every decision followed by intelligence and followed by common sense.
जो दिखाई दे रहा है आपको वही केवल नहीं देखना है, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका भी अनुभव करना है। इस तरह से आप पढ़ते सोचते ही आप अपने विचार में ऊंचे उठते जाएंगे और कॉन्फिडेंट बनते जाएंगे। ऐसे रचनाओं को पढ़िए, ऐसे नाटक को पढ़िए जिससे आपकी व्यक्तित्व मजबूत हो और आप अधिक अपने आप को कॉन्फिडेंट समझने लगे। Passenger choose the lead which contains her picture। वो प्रतियोगिता जीत जाता है। बैसेनियों की शादी पोर्टिया से हो जाती है। पोर्टिया बैसेनियो पोर्टिया को बताता है कि एक हमारा मित्र जो है, एक लालची व्यापारी साइलाक से 300 टिकट कर्ज लिया था और आज वो बुरी तरह फंसा हुआ है, उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि पोर्टिया बहुत इंटेलिजेंट और एक तरह से वो जो है हीरो ऑफ द प्ले है। उसके व्यक्तित्व को दिखाया गया है कैसे जो है पूरे प्ले को लीड कर रही है। वो एज ए डॉक्टर ऑफ लॉ एक जेंट्स की ड्रेस में जाती है जहां पर कोट लगी हुई है और एक तरह से एंटोनियो के खिलाफ जो चार्जेस फ्रेम है इस पर उसको सजा होनी है। एक कोर्ट की संकल्पना है कैसे, मतलब एक 16वीं शताब्दी के लास्ट और 17वीं शताब्दी की शुरुआत का जो पश्चिमी दुनिया है वहाँ के आपको सामाजिक और उनके जो मान्यताएं हैं, जो उनका कल्चरल डेवलपमेंट है, आप देख सकते हैं। तो पोर्टिया जो है वो केस को समझती है और एज ए लायर वो एंट्री करती है। वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को देखती है और उस कॉन्ट्रैक्ट के वीकनेस पॉइंट को भी देखती है और ये देखती है कि एग्रीमेंट जो है केवल ये है कि इफ एंटोनियो फेल टू द repay the loan amount within 3 months, then Shylock has right to cut इस तरह से उस शर्त के लूपनेस को देखती है। और कहती है साइलाक से, डेफिनेटली यू हैव राइट टू टेक ए पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एंटोनियो, बट मस्ट स्पिल नो ब्लड। दैट इज द लूप होल ऑफ द बॉन्ड। प्ले के अंत में साइलाक तैयार हो जाता है कि भले टाइम बाढ़ हो गया होगा लेकिन पैसा अगर आपको वापस मिल रहा है तो आप
कुल मिलाकर आज हम 21वीं सदी में इसी बात पर हम बल दिया जाता है इंटरनेशनल जुरिस्प्रूडेंस में और इंडियन जुरिस्प्रूडेंस में कि लॉ हमेशा जस्टिस बाई विद हेल्प ऑफ द लॉ, नॉट बाई द लॉ, ओनली बाई हेल्प ऑफ द लॉ जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड। इस नाटक में दिखाया गया है कि फॉर जस्टिस डिलीवरी मर्सी इज बेटर देन लॉ, जस्टिस शुड फॉलो बाई द मर्सी। पर नाटक का जो अंत है वो ज्यादा दिखाने का प्रयास किया गया है कि धार्मिक रिलीजियस ग्राउंड को ज्यादा लिया गया है और दिखाया गया बाद में साइलाक को एक शर्त दी जाती है कि तुम अपना धर्म छोड़कर क्रिश्चियन अडॉप्ट कर लो। इन सब नाटक के इन सब चीजों से हम लोग हटकर केवल इतना देखेंगे कि नाटक का मेन थीम क्या रहा, नाटक का मेन स्ट्रीम क्या रहा, यही देखने का प्रयास करेंगे। तो नाटक के मेन स्ट्रीम को ही देखेंगे। कुल मिलाकर मर्चेंट ऑफ वेनिस इज एसेंशियली द प्ले अबाउट द प्रॉपर्टी, द स्टोरी ऑफ मर्चेंट who treats his own flesh as a property to secure the loan। मतलब जो एक तरह से जो गिरवी भी रखी जा रही है वो भी जो है हम अपने आप को गिरवी रख रहे हैं। एक तरह से जैसे एक महाभारत के महाकाव्य में आया है कि हम पांडवों ने पत्नी को भी अपनी शर्त लगा दी है, तो कहा कि डेफिनेटली आई आई एम योर वाइफ बट आई एम नॉट योर प्रॉपर्टी। तो कुल मिलाकर इस नाटक में एक ऐसी भी स्थिति आती है कि वो अपने शरीर के अंग को भी एज ए सिक्योरिटी जो है रख देता है। द प्ले आस्क अबाउट द वैल्यू ऑफ लाइफ थ्रू आउट द प्ले, एक मूल्यों को खोजने का प्रयास किया गया है पूरे नाटक में। नाटक का अंत चाहे उस मूल्यों को स्थापित कर पाया, चाहे नाटक का अंत होते होते वो मूल्य स्खलित हो गई। नाटक की उदात्तता उतनी नहीं आ पाई, उतनी क्लाइमेक्स नहीं आ पाया जहां नाटक का क्लाइमेक्स खत्म होता है। रियल ऑब्जेक्ट्स स्टैंड ऑन अनरियल आइडियाज, जो उनके आइडियाज थे वो बहुत सतही थे, वो ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। जो नाटक का ऑब्जेक्ट था, जिस मर्सी और जिस सेक्रीफाइस और जिस लव को लेकर, जिस जस्टिस को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, वो उसके पीछे की जो हम विचारधाराएं हैं, जैसे करेक्टर स्टैंड किया गया, वो करेक्टर स्टैंड नहीं कर पा रहे थे उस वैल्यूज को। और जो ट्रू वैल्यूज होते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ, ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ हैज नो फाइनेंशियल इक्विवेलेंट। However, money plays a significant role for
most characters. For whom financial security equals independence. नाटक का जो अंत आता है, जहाँ पेनाल्टीज होते हैं, बांड्स आते हैं, फोरफीटर्स, जो बांड्स के फोरफीटर्स हैं, जब टाइम बार्ड हो गया, जो बांड हैं वो सब सरेंडर हो जाते हैं और अकॉर्डिंग टर्म्स कंडीशन हम प्रोसीड हो जाते हैं। अंत में एट द लास्ट सीन ऑफ द प्ले जो है, लाइफ का जो सेंस है वहाँ वो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन को रिड्यूस कर देता है और लाइफ की वैल्यूज को थोड़ा अप कर देता है। और इस बात को पोर्टिया के कैरेक्टर के माध्यम से दिखाया गया है। पोर्टिया अपने आर्गुमेंट से, अपने जो है प्रेजेंटेशन से इस बात को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। नाटक, पूरे नाटक में दो कहानियों को जोड़कर नाटक आगे बढ़ता है। और जिन उद्देश्यों को लेकर नाटक आगे चलता है, शायद नाटक के अंत में उस क्लाइमेक्स को नहीं पाता। आप लोग पढ़िएगा, इसी तरह से आप नाटक, उपन्यास, कहानी, ऐसे चीज़ों को आप जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक विचारधारा पैदा होगी और आप धीरे धीरे आप जो है अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे। एक इस दौरान, चर्चा के दौरान हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को पढ़िए। एक उपन्यास उन्होंने लिखा 1930 में, वरदान। वरदान कहानी मुंशी प्रेमचंद उपन्यास लिखा और उपन्यास की चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। आज इस एपिसोड को ही समाप्त करते हैं और इस एक सलाह के साथ कि आप एक बार अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे तो आप कभी भी डाउनग्रेड नहीं जाएंगे और केवल सिलेक्शन लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। पूरी होल लाइफ में आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि हम अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उसकी प्रामाणिकता खोजते खोजते हम बड़े से बड़े विद्वानों को अप्रामाणिक होते देखा है। इसलिए अस्तित्व की प्रामाणिक अस्तित्व, अपने अस्तित्व को आप कभी भी चिंतित न होइए हमको लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपने अस्तित्व के प्रति कंसंट्रेट होंगे, अस्तित्व प्रामाणिकता मानती है और प्रामाणिकता की खोज में आप अप्रामाणिक हो जाएंगे। आप लघु से विराट को जोड़े रहिए, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। धन्यवाद।